हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। सेशन बहुत ही धमाकेदार और ज़बरदस्त होने वाला है। आईबीपीएस आरआरबी ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक पीओ प्रीलिम्स 2025 की तैयारी में मेमोरी बेस्ड पेपर 3 अगस्त 2024 का रीजनिंग सेक्शन का आज हम उसको सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। 40 आउट ऑफ 40 लक्ष्य के साथ हमारा लक्ष्य होगा। 100% एक्यूरेसी होएगी। क्या अप्रोच होनी चाहिए, किस तरह से एग्जाम में हमें पेपर को सॉल्व करना चाहिए, उसी अप्रोच के साथ आज इस रीजनिंग सेक्शन में हम अटेम्प्ट करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए साथ साथ प्रैक्टिस करते हैं। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हो तो आगे भी हम आरआरबी पीओ क्लर्क की प्रैक्टिस सेशन करने वाले हैं जबरदस्त एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस के साथ। तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए विजयी बहु का आशीर्वाद लेते हैं श्री गणेश जी से और शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ। तो देखिए, सबसे पहले आपने पजल्स को बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना है। सबसे पहले हमें इजी से स्टार्ट करना है, इजी से फिर हमने मॉडरेट पे जाना है और फिर हमें आगे जाके डिफिकल्ट जो हमें लगेगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पजल से स्टार्ट बिल्कुल नहीं करना। जैसे एग्जाम में ऑनलाइन आपके सामने पेपर आएगा तो आपने सबसे पहले ढूंढना है अपना इजी क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन को आप बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए ढूंढते हैं, इस पजल्स को पास करते हैं और आगे चलते हैं। तो ये रहा, सबसे पहले हम करेंगे इनइक्वालिटी को सॉल्व। सबसे पहले अगर आपको इनइक्वालिटी दिखे तो जल्दी से जल्दी फटाफट इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लीजिए। तो चलिए मैं टाइमर स्टार्ट करता हूँ। दिए हुए टाइम पे ही सॉल्व करिए, तभी आप इस पेपर को 40 क्वेश्चंस को आराम से आप 25 मिनट के अंदर अंदर पूरे का पूरे पेपर को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये रहा आपका समय स्टार्ट। तो चलिए अब आंसर निकालते हैं इसका। साथ साथ आपको आंसर भी मिलते जाएंगे, आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है। अपनी एक्यूरेसी आप साथ साथ ही फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ हमें, पी से टी तक का, पी ग्रेटर देन टी पूछ रहा है। तो पी से टी तक का यहाँ देखिए बीच में ही ये मुंह दूसरे दूसरी साइड है, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। डब्ल्यू से पी तक पूछ रहा है हमें, डब्ल्यू से पहले एस तक जाएंगे और फिर हमें एस से फिर यहाँ से जाना है पी तक। अब यहाँ पे देखिए एस पे यहाँ पे मुंह खुला है। अगर जब भी लाइन चलती है, लाइन देखो जब भी चलती है कोई भी, तो जो भी कोई अल्फाबेट होता है या लेटर होता है, एक साइड उसका मुंह बंद होता है तो दूसरी साइड उसके सामने मुंह खुला होता है, तभी वो लाइन ग्रेटर देन की या लेस देन की चलेगी। अब यहाँ पे देखिए यहाँ मुंह खुला है, यहाँ मुंह बंद है, इसका मतलब लाइन सही चल रही है। और यहाँ पे क्या है, पी की तरफ मुंह खुला चाहिए तो मुंह खुला ही है, इसका मतलब सेकंड इसका आंसर होगा सही। तो सही ऑप्शन क्या होगा, ओनली कंक्लूजन टू इज ट्रू। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने एंड टाइम स्टार्ट्स। तो यहाँ हमसे जी से टी का पूछ रहा है, जी से टी। तो जी से टी देखिए ये रहा जी से आर तक, और आर और टी में कोई फर्क ही नहीं है। तो जी से आर तक यहाँ पे देखिए मुंह बंद है, यहाँ भी मुंह बंद है। आर तक देखिए मुंह यहाँ पे बड़ा वाला चाहिए, तो बड़ा वाला सबसे बड़ा यहाँ भी बड़ा है, तो इसका मतलब ये पहला ट्रू है। दूसरा देखते हैं जी से आर तक का, ये देखिए ये इसके अपोजिट बता रहा है, क्योंकि टी और आर में कोई फर्क नहीं है। तो जब टी और आर में कोई फर्क नहीं तो इसके अपोजिट बता रहा है, ये फॉलो नहीं करेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 पे, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। सी से ई तक जा रहा है, यहाँ देखिए मुंह बंद है, यहाँ सी से ई तक का मुंह खुले से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये फॉलो नहीं करेगा। जी से डी तक का, जी से डी तक हमने जाना, तो बीच में ये देखिए उल्टे उल्टे आ गए, अपोजिट साइड आ गए। मतलब दोनों साइड लाइन कब चलती है कि मुंह खुला हो तो दूसरा मुंह बंद हो, या दोनों साइड मुंह बंद है, इसका मतलब ये भी फॉलो नहीं होगा। दोनों ही फॉलो नहीं होंगे, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन डी, यानी कि इफ नाइदर कंक्लूजन वन नॉर टू इज ट्रू, यदि न तो निष्कर्ष एक होगा और ना ही दूसरा सत्य है। तो इसके ऑप्शन क्या होगा, आंसर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 पे। इस क्वेश्चन को अभी हम नहीं करेंगे, होता क्वेश्चन आसान है लेकिन अभी फिर भी इसको नहीं करेंगे। सबसे पहले हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। इस क्वेश्चन को भी नहीं करेंगे हम अभी। ये एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ये एक पजल आ गई हमारे सामने, पजल को भी अभी स्किप करते हैं और आगे चलते हैं। मीनिंगफुल लेटर हमसे पूछ रहा है, मीनिंगफुल वाले वर्ड्स को क्वेश्चंस को भी पहले अटेम्प्ट नहीं करना है। कभी कभी क्या होता है, बंदा फंस जाता है इसमें और टाइम
ना चाहते हुए भी ज़्यादा दे देता है, तो पहले इसको भी नहीं करना है। तो अब हम सबसे पहले करेंगे कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग जो होता है वो सबसे आसान एक यहाँ पे चैप्टर है जिसको इसका क्वेश्चन को पहले सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कोडिंग डिकोडिंग बहुत ही ईजी है। अगर ये आपको पहले दिखे, चाहे अगर आपको इनइक्वालिटी से पहले भी दिख जाए तो भी इसको सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि इनइक्वालिटी हो गया, कोडिंग डिकोडिंग होंगे, ये बहुत ही ईजी तरह के लेवल के आते हैं प्रीलिम्स में। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इसको। हमसे सबसे पहले ये स्माइल का पूछ रहा है कोड। तो यहाँ पे देखिए स्माइल कहाँ पे है, ये रहा, यहाँ पे स्माइल है और यहाँ नीचे भी स्माइल है। और कोई देखिए कॉमन है, हैप्पी ऊपर भी नहीं है, नॉट भी नहीं है, सैड भी नहीं है, मतलब इन दोनों में कॉमन सिर्फ स्माइल है। तो कोड भी हमें कॉमन ही देखेंगे, यहाँ भी आर डी है, यहाँ पे भी आर डी है और कोई कॉमन नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं कोड नॉट का पूछ रहा है हमसे। तो नॉट कहाँ पे है, यहाँ पे नॉट का हमसे पूछा। देखिए नॉट यहाँ पे भी है, नॉट यहाँ पे भी है, इन दोनों में और कॉमन क्या है, स्माइल का कोड तो हमें पता है आर डी है, हैप्पी भी कॉमन है, यहाँ पे हैप्पी भी है, ये हैप्पी भी है, सैड नीचे ऊपर नहीं है। अब हैप्पी और देखिए या और कहीं है नॉट, देखिए हैप्पी और नॉट कहीं नहीं, इसका मतलब जो होगा वो क्या होगा, इस तरह का केस होगा, आइदर और वाला केस होगा, यानी कि ये जो एंड में दिया हुआ है एक्स ए और पी बी, तो इनके कोड क्या होंगे, हैप्पी और नॉट के, एक्स ए और पी बी। क्योंकि यहाँ पे देखिए दोनों में इसको एक को हम नहीं निकाल सकते कोड को बाहर, क्योंकि तीसरा यहाँ पे कहीं दिया ही नहीं है, ना हैप्पी है किसी लाइन में, सेकंड लाइन में, ना फोर्थ लाइन पे यहाँ पे क्या है, नॉट है। तो इसका मतलब क्या होगा, हैप्पी और नॉट के दो दो कोड होंगे। तो दो कोड वाला आंसर कौन सा है, यही है, एक्स ए और पी बी। ज़्यादा हमें यहाँ ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। तो क्या आया इसका आंसर, ऑप्शन ई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 और 22 पे एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यहाँ हमसे एन क्यू का कोड पूछ रहा है। एन क्यू देखिए कहाँ पे, ये रहा एन क्यू यहाँ पे, और कहीं है एन क्यू, ये रहा एन क्यू यहाँ पे। ये अब इसमें हमें देखना है कि कौन सा कोड कोई कॉमन है, एल के है ऊपर नहीं है, यू टी है यहाँ पे भी यू टी है, यहाँ पे भी यू टी है, यू टी देखिए यहाँ पे भी है, और कहीं एन क्यू नहीं है, नहीं यू टी है। अब देखिए तीनों में कौन 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 सा कॉमन है, पहले ऊपर से देखें, हैप्पी नीचे, हैप्पी और नॉट का तो हमें पता है इकट्ठा ही होता है, वो कौन सा है, एक्स से और टी एफ। एक्स से और टी एफ को यहीं से बाहर कर दीजिए, ठीक है, एक्स और टी एफ को बेशक यहाँ से बात कर दीजिए। नीचे है बैड बचा है, ये बैड यहाँ पे भी है, बैड यहाँ पे भी है, टू वर्ड्स है, टू वर्ड्स है, और टू वर्ड्स यहाँ सेंटर में भी है। इसका मतलब यूटी किसका है, टू वर्ड्स का है, जो बच गया बैड का, तो एन क्यू किसका है, बैड का कोड है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला पूछ रहा है हमसे हैप्पी और गुड। हैप्पी और नॉट का हमें पता है क्या है, एक्स ए और टी एफ, ठीक है, हैप्पी और नॉट का एक्स ए और टी एफ। एक्स ए के साथ इसने साथ में टी एफ दे दिया, हैप्पी नॉट पूछता तो होता ही आंसर, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। आर डी के साथ टी एफ दिया इसने, आर डी हमें पता है स्माइल क्या है, ये भी नहीं होगा। एक्स ए के साथ पी बी दिया इसने, एक्स ए के साथ, एक्स ए के साथ पी बी था शायद आंसर, पीछे वाले का, हाँ एक्स ए और पी बी था इनका, हैप्पी और नॉट का एक्स ए और पी बी है, टी एफ नहीं है। टी एफ को हटाते हैं, एक्स ए के साथ लिखते हैं यहाँ पे पी बी, तो एक्स हैप्पी और नॉट का एक्स ए और पी बी है। तो ये पहला आंसर इसका रॉन्ग नहीं है। अब यहाँ देखो एक्स ए के साथ टी एफ आ सकता है, देखिए एक्स ए के साथ बिल्कुल टी एफ आ सकता है, एक्स ए के साथ पी एफ आ सकता है, नहीं आ सकता, क्योंकि हैप्पी और नॉट का एक्स ए पी एफ ये भी नहीं होगा, और एक्स ए और पी बी में से एक ना एक तो होना ही चाहिए, मतलब कि ये दोनों भी नहीं होंगे। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये देखो कितनी आसानी से हमने ये चार क्वेश्चनों को कितनी ही जल्दी सॉल्व कर लिया कोडिंग डिकोडिंग के। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कौन सा इजी क्वेश्चन है। तो अब अगर सीलॉक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यहाँ देखिए अगर दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने का, एक तो बिना वेन डायग्राम के, एक वेन डायग्राम के। अगर आपको बिना वेन डायग्राम के आता है तो आप उसी से सॉल्व कीजिएगा यहाँ पे, इससे आपका क्या बाकी क्वेश्चन को पजल आप ज़्यादा सॉल्व करेंगे। जहाँ आपके 35 क्वेश्चन होने थे वहाँ आपके 40 हो जाएंगे अगर आप इसको बिना वेन डायग्राम के सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरह सॉल्व करते हैं आप। तो ये रहा आपका टाइम स्टार्ट।
चलिए पहले बिना वेन डायग्राम के इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है पहला कंक्लूजन। जब भी बिना वेन डायग्राम के अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको पहले कंक्लूजन पढ़ना है। आपको पता होना चाहिए कि कंक्लूजन हमसे पूछा क्या है, तो ही आप बिना वेन डायग्राम के क्वेश्चन को सॉल्व करने में जल्दी सफल हो पाएंगे। जैसे पहला दिया हुआ है सम ग्रेप्स आर नॉट एप्पल, या फिर मैं कहें कुछ ग्रेप्स क्या है, एप्पल नहीं है। ग्रेप्स और एप्पल का सम नॉट का रिलेशन पूछ रहा है। तो ऊपर देखिए एप्पल और ग्रेप्स का रिलेशन कैसे बनेगा। यहाँ पे देखिए ये रहा एप्पल, ये रहा ग्रेप्स, बीच में क्या है ऑरेंज कॉमन। दो के बीच में रिलेशन तभी बनता है जब कोई तीसरा बंदा उन दोनों में कॉमन हो। डायरेक्ट अगर रिलेशन नहीं बन रहा है, कोई कहीं हमें डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिख रहा है, तो तीसरा कैसे बनेगा, इनडायरेक्ट रिलेशन कैसे बनेगा, जब बीच में कोई कॉमन होगा। तो यहाँ पे इन दोनों का कॉमन कौन सा है, ऑरेंज कॉमन है। ठीक है, जैसे केवल कुछ एप्पल ऑरेंज है और कुछ ऑरेंज ग्रेप्स है, तो दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे ऑरेंज है। अब यहाँ पे देखिए ओनली ए फ्यू का रिलेशन, यहाँ पे केवल कुछ का रिलेशन है। यहाँ पे एप्पल से ऑरेंज का सम का रिलेशन बन रहा है, ऑरेंज से ग्रेप्स का भी सम का, मतलब सम सम की लाइन चल रही है। तो एप्पल और ग्रेप्स का इसका मतलब क्या है, एप्पल और ग्रेप्स का कोई रिलेशन होएगा ही नहीं, एप्पल और ग्रेप्स का कोई डेफिनेट रिलेशन बनेगा ही नहीं। तो सम ग्रेप्स और नॉट एप्पल यहाँ पे डेफिनेटली फॉलो नहीं करेगा, ये फॉलो नहीं करेगा। अगला देखते हैं, ऑल एप्पल बीइंग बनाना है जो पॉसिबिलिटी, एप्पल और बनाना की पॉसिबिलिटी पूछ रहा है। एप्पल और बनाना की पॉसिबिलिटी पूछ रहा है हमसे, पूछ रहा है कि सभी एप्पल के बनाना होने की संभावना है। तो हमें ये चेक करनी है कि संभावना है या नहीं है। तो एप्पल और बनाना देखिए कहाँ पे है, ये रहा बनाना यहाँ पे, ठीक है, ये रहा बनाना यहाँ पे, और एप्पल कहाँ पे है, एप्पल यहाँ पे है। अब ये देखिए पहले इन दोनों में सम सम का रिलेशन था, एप्पल से ऑरेंज जा रहा था, ऑरेंज से फिर ग्रेप्स जा रहा था। अब ग्रेप्स से आगे नो का रिलेशन है बनाना के साथ, मतलब कि एप्पल और बनाने का कोई लिंक ही नहीं बना। जब कोई लिंक नहीं बना इसका मतलब कोई डेफिनेट रिलेशन नहीं बना, तो इसका मतलब संभावनाएं बिल्कुल बनेगी, तो इसलिए ये पॉसिबिलिटी जरूर बनेगी। तो इसका आंसर क्या होगा, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोस। चलिए अब इसका वैन डायग्राम करके भी एक तरह से स्पष्ट रूप से चेक, ताकि आपको पता लग जाए कि वैन डायग्राम से भी यही किया हमने। एक्चुअली में हमने वैन डायग्राम को ही विजुलाइज कर दिया, उसी को समझ लिया बिना वैन डायग्राम बनाए। किस तरह किया, जैसे ये देखो एप्पल, ये ऑरेंज, ठीक है, उसके बाद ऑरेंज से ग्रेप्स। तो मैं यही तो कह रहा था कि सम सम का रिलेशन बन रहा है, तो एप्पल और ऑरेंज का कोई लिंक बन रहा है यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब सम नॉट का कोई डेफिनेट रिलेशन बनेगा ही नहीं। उसके बाद ग्रेप्स और बनाना, यहाँ से देखिए जब ये पहले ही इसकी ग्रेप्स से ही लिंक टूट चुका है, एप्पल का ग्रेप्स के साथ ही कोई लिंक नहीं है, तो इसका मतलब बनाना के साथ भी उसका कोई रिलेशन नहीं बनेगा, क्योंकि आगे नो का रिलेशन बन रहा है ग्रेप्स और बनाना का। इसका मतलब जब इन दोनों का कोई डेफिनेट रिलेशन नहीं है तो पॉसिबल जरूर बनेगा, तो इसलिए पॉसिबिलिटी हमारी यहाँ पे ट्रू होगी। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑफ ओनली कंक्लूजन टू फॉलोस, यदि केवल निष्कर्ष टू अनुसरण करता है इसका। चलते हैं अगले अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 24 पे, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यहाँ हमसे ये क्या पूछ रहा है, सबसे पहले कंक्लूजन पढ़ेंगे, ऑल कैट बीइंग लॉइन इज पॉसिबिलिटी। कैट और लॉइन की हमसे ये पूछ रहा है संभावना, क्या ये संभावना बनेगी या नहीं। तो चलिए कैट और लॉइन देखिए कहाँ पे है, ये रहा कैट, ये रहा लॉइन, ठीक है, ये रहा उन दोनों में रिलेशनशिप कौन बना रहा है, डॉग बना रहा है। तो यहाँ कैट से डॉग का रिलेशन है ऑल का, और डॉग से देखिए लाइन का रिलेशन है, डॉग सम डॉग और नॉट लाइन का सम नॉट का रिलेशन है। तो जब भी सम नॉट का रिलेशन होता है वहाँ पे देखिए डेफिनेट रिलेशन कोई नहीं बनता है। तो अगर डेफिनेट रिलेशन कैट का लॉइन का कोई बनेगा ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है, कैट और लॉइन की पॉसिबिलिटी जरूर बनेगी। तो ये रहा इसका मतलब, ये पहला कंक्लूजन जरूर फॉलो होगा। अब दूसरे की तरफ चलते हैं, टाइगर और लॉइन का हमसे पूछ रहा है पॉसिबिलिटी, टाइगर और लॉइन की संभावनाएं पूछ रहा है कि टाइगर, सभी टाइगर के लॉइन होने की संभावना है। तो टाइगर और लॉइन को देखते हैं, ये देखिए ओनली ए फ्यू का रिलेशन है टाइगर और लॉइन का, कौन का है, केवल कुछ का रिलेशन है टाइगर और लॉइन का। जब भी टाइगर और लॉइन का रिलेशन है देखिए, तो हमें पता है कि एक तो सम का रिलेशन बनता है, ठीक है, एक तो यहाँ पे सम का रिलेशन बनता है फर्स्ट एलिमेंट का सेकंड एलिमेंट से, या सेकंड का फर्स्ट एलिमेंट से, और दूसरा दूसरा रिलेशन बनता है यहाँ पे सम नॉट का, दूसरा यहाँ पे सम नॉट का रिलेशन बनता है, लेकिन ये सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट से सेकंड एलिमेंट की तरफ ही बनता है, मतलब सम टाइगर और नॉट लाइन बनेगा। तो जब सम टाइगर और नॉट लाइन बनेगा, अब देखो सम नॉट में देखिए डेफिनेट रिलेशन नहीं बनता, लेकिन पॉसिबिलिटियां सब बनती हैं, लेकिन सिर्फ दो पॉसिबिलिटियां नहीं बनती, ये चीज हमेशा याद रखना। सम नॉट में दो पॉसिबिलिटियां बिल्कुल नहीं बनेंगी। जब ओनली फ्यू का केस होगा, एक तो ये कि पहले से फर्स्ट से सेकंड में ऑल की पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, ऑल टाइगर बीइंग लॉइन पॉसिबल, ये संभावना नहीं बनेगी, ये यहाँ पे फॉलो नहीं। अगर यहाँ पे होता कि ऑल
लॉइन बीइंग टाइगर इज ए पॉसिबिलिटी, क्योंकि यहाँ जो सम नॉट का रिलेशन है नहीं बनता है, सेकंड एलिमेंट से फर्स्ट एलिमेंट का सम नॉट का रिलेशन नहीं बनता है, इसलिए ये पॉसिबिलिटी बन सकती थी। लेकिन यहाँ पे ये फर्स्ट से सेकंड में पूछ रहा है, इसलिए फर्स्ट से सेकंड में यहाँ पे सम नॉट का रिलेशन बन रहा है, और सम नॉट के रिलेशन में ऑल का रिलेशन फर्स्ट एलिमेंट से सेकंड एलिमेंट में नहीं बनता है। ये सब जानते हैं, सब जानते हैं ना ये, कि अगर सम ए और नॉट बी है तो ऑल ए आर बी, ये पॉसिबिलिटी कभी नहीं बनती है। ये पॉसिबिलिटी क्या है, कभी नहीं बनती है। और यहाँ पे क्या नहीं पॉसिबिलिटी बनती, अगर आएगा सम ए आर नॉट बी, ये दो पॉसिबिलिटियां सम नॉट के केस में नहीं बनती, बाकी हर पॉसिबिलिटी बनती है। बस ये चीज आपने ध्यान रखनी है। तो इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होगा ओनली कंक्लूजन वन फॉलोस, यदि केवल निष्कर्ष एक यहाँ पे अनुसरण करता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 25 पे। एक और सिलॉक्स का क्वेश्चन है हमारे सामने, और समय हो चुका है आपका स्टार्ट। चलिए, यहाँ हमसे पहला कंक्लूजन क्या पूछ रहा है, सम इरेजर और नॉट मार्कर। कुछ इरेजर मार्कर नहीं है, इरेजर और मार्कर का सम नॉट का रिलेशन पूछ रहा है, यहाँ फॉलो करेगा या नहीं करेगा। इरेजर और मार्कर में एक चीज देखिए, यहाँ पे ओनली का केस आ गया। जब भी ओनली का केस आ गया, ओनली का मतलब क्या होता है, क्या बोलते हैं, सिर्फ या फिर केवल, सिर्फ कहेंगे या केवल। अगर जब भी इसका केस आ जाए हमारे पास ओनली या केवल का, तो यहाँ पे हमें देखना है जो सेकंड एलिमेंट होगा, ये जो सेकंड एलिमेंट होगा, ये यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिलेशन बनाएगा नो का। अगर ये नो का बना रहा है तो ये सम नॉट का भी बनाएगा, मतलब कि ये सिर्फ नो और सम नॉट का रिलेशन बनाता है, बाकी कोई रिलेशन नहीं बनाता, कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनाता। ये चीज हमेशा याद रखनी है, ये सिर्फ नो का और सम नॉट का रिलेशन बनाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इरेजर है यहाँ पे और पेंसिल है। पेंसिल यहाँ पे आगे रिलेशन बना रहा है इसके साथ, पेन के साथ, और पेन बना रहा है मार्कर के साथ। तो आगे हमें नहीं देखना है, हमें सिर्फ ये देखना है ये रिलेशन नो का बनाता है या सम नॉट का बनाता है दूसरों के साथ। तो यहाँ पे इरेजर बना रहा है मार्कर का सम नॉट का रिलेशन, तो इसका मतलब क्या है, ये जरूर फॉलो करेगा। दूसरी कंक्लूजन में हमसे वो सम का रिलेशन पूछा, तो जैसे ही मैंने कहा कि ये सिर्फ नो और सम नॉट का रिलेशन बनाता है, इसका मतलब ये रिलेशन यहाँ पे नहीं बनाएगा। क्योंकि अगर आप यहाँ पे, आपके मेरे पहले भी अगर वीडियोस देखी हो जिसमें मैंने सिर्फ सिलॉक्स को विदाउट वेन डायग्राम सॉल्व किए, उसमें मैंने समझाया भी है। उस वीडियोस का आपको लिंक भी यहाँ पे मिल जाएगा, वो आप सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें एसबीआई क्लर्क के जो विदाउट वेन डायग्राम हमने सिलॉक्स किए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके और अच्छे से अपना बिना वेन डायग्राम के इस कंसेप्ट को, इस मेथड को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और अच्छे से इसको क्लियर कर सकते हैं कि यहाँ पे जो इरेजर होता है, जो सेकंड एलिमेंट होता है, ये बहुत ही जिगरी दोस्त होता है वन का। मतलब कि ये इतना जिगरी होता है कि ये किसी के साथ भी रिलेशन नहीं बनाता, और अपनी जो इसकी कहें कि प्रमाण देने के लिए, अपनी दोस्ती का प्रमाण देने के लिए ये नो का रिलेशन बनाता है, ये बताने के लिए कि मैं रिलेशन किसी के साथ भी नहीं बनाऊंगा। ये ट्रिक आपको याद रखनी है कि ये जो सेकंड एलिमेंट है ये सबके साथ सिर्फ नो का बनाएगा। अगर ये नो का बनाएगा तो जाहिर सी बात है ये सम नॉट का रिलेशन भी बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या होना चाहिए, इफ ओनली कंक्लूजन वन फॉलोस, यदि केवल निष्कर्ष एक यहाँ पे क्या करता है, अनुसरण करता है। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से ये हो गया हमारे सिलॉक्स के क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन अभी बाकी है, तो चलिए करते हैं इसको भी सॉल्व, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए, यहाँ पे कंक्लूजन हमसे पहला क्या पूछ रहा है, ऑल न्यूज़पेपर और मैगजीन, सभी न्यूज़पेपर मैगजीन है। न्यूज़पेपर और मैगजीन का रिलेशन, न्यूज़पेपर ये रहा, मैगजीन ये रहा। ओनली ए फ्यू का रिलेशन है। यहाँ पे ओनली ए फ्यू में क्या होता है, सम का रिलेशन होता है, यानी कि 50% का रिलेशन है, तो 100% कैसे हो सकता है। जब 50% हमें एग्जैक्ट रिलेशन दिया हुआ है तो हम 100% कैसे मान सकते हैं। हाँ, अगर 100% दिया होता
तो हम इसके अंदर ही 50% आता है, तो हम वो मान सकते थे, लेकिन हमें एग्जैक्ट 50% दिया है और हमसे 100% का रिलेशन पूछ रहा है, ये फॉलो नहीं करेगा। दूसरा, न्यूज़पेपर और बुक का, न्यूज़पेपर कहाँ पे है, ये रहा न्यूज़पेपर, उसके बाद मैगजीन है, तो मैगजीन दोनों में कॉमन है, तो देखिए सम नॉट का रिलेशन आ गया। जब सम नॉट का आ गया, कोई डेफिनेट रिलेशन बनता नहीं है, तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी जरूर बनेगी। तो यहाँ पे क्या, इसका आंसर क्या होएगा, ऑनली कंक्लूजन टू फॉलोस। यहाँ पे इसका आंसर क्या हमें लगाना है, यदि केवल निष्कर्ष टू यहाँ पे अनुसरण करता है। तो चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो सिलॉक्स हमारे हो चुके हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप बिना वेन डायग्राम के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका टाइम बहुत ही जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होंगे और बहुत टाइम आपका बचेगा। और अगर आप सिलॉक्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप मेरी पुरानी वीडियोस में, जिसमें एसबीआई पीओ के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रीलिम्स के हमने सॉल्व किए हैं बिना वेन डायग्राम के, एसबीआई क्लर्क के भी बिना वेन डायग्राम के क्वेश्चन सॉल्व किए, उन दोनों को प्रैक्टिस सेट आप लगा के इसको अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला यहाँ पे अपनी अप्रोच देखते हैं कि अब किस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए जो हमें जल्दी सॉल्व हो, हमारा टाइम ज़्यादा से ज़्यादा, जो 25 मिनट दिए उसमें एंड में हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बचे। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हमारे पास पजल आई है, तो इस पजल को भी अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये ऑड वन आउट है, इसको भी एंड में करेंगे ऑड वन आउट क्वेश्चन को। यहाँ पे ये कौन सा क्वेश्चन है, ये रैंकिंग का क्वेश्चन है, ये जरूर करना चाहिए पहले। रैंकिंग क्वेश्चन को ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, ईजी होते हैं ये क्वेश्चन। तो चलिए सब इसको सॉल्व करते हैं हम, करिए इसको सॉल्व एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तीन, 33, 34, 35। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लीजिए एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए इसका आंसर निकालते हैं अब। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है 7 पर्सन्स हैं, A B C D E F and G ऑफ डिफरेंट हाइट्स पे। तो यहाँ पे 7 पर्सन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 पर्सन है। बी इज टॉलर देन डी, बी यहाँ पे बड़ा है डी से, बट शॉर्टर देन सी, लेकिन क्या है वो छोटा है किससे, सी से। यही है कि बी बड़ा है डी से और छोटा है सी से। उसके बाद एफ इज टॉलर देन बी, एफ बड़ा है बी से, एफ ये कह रहा है बड़ा है इससे, बी से। बड़ा नहीं कहेंगे यहाँ पे, लंबा है, क्योंकि ये क्या क्या बात हो रही है, हाइट्स की बात हो रही है। लंबा है बट नॉट द टॉलेस्ट, लेकिन वो सबसे लंबा यहाँ पे नहीं है। तो एफ यहाँ पे
कैंसिल आउट कर देते हैं कि यहाँ पे एफ नहीं आएगा। ओनली 4 पर्सन आर शॉर्टर देन जी, केवल 4 व्यक्ति जी से छोटे हैं, तो जी से छोटे केवल 4 हैं, तो जी कहाँ आएगा, जी आएगा यहाँ पे तीसरे नंबर पे, ये 4 इससे छोटे होंगे। उसके बाद जी इज शॉर्टर देन सी, मतलब कि जी भी यहाँ पे सी से छोटा है, तो यहाँ पे सी बड़ा है किससे, जी से बड़ा है। उसके बाद ई इज शॉर्टर देन बी, ई छोटा है यहाँ पे, ई भी यहाँ पे लिखा हुआ है क्या है, बी से छोटा है, तो बी यहाँ पे बड़ा है किससे, ई से। बट नॉट द शॉर्टेस्ट, लेकिन सबसे छोटा नहीं है, कौन, किसकी बात हो रही है, ये ई की, ई सबसे छोटा नहीं है, छोटा है बी से लेकिन सबसे छोटा नहीं है। डी इज नाइदर द शॉर्टेस्ट नॉट थर्ड शॉर्टेस्ट, डी यहाँ पे ना ही शॉर्टेस्ट है, यानी कि डी यहाँ पे भी नहीं आएगा, और ये कह रहा है थर्ड शॉर्टेस्ट भी नहीं है, मतलब कि डी कह रहा है यहाँ पे भी नहीं आ सकता है। थर्ड हाईएस्ट पर्सन, यहाँ पे जो तीसरा सबसे अधिक लंबा व्यक्ति की लंबाई हाइट कितनी है, 170 सेंटीमीटर, तो वो कौन है, जी है यहाँ पे थर्ड नंबर पे, यही है हाईएस्ट, तो ये रहा 170 इसकी हाइट। अब यहाँ पुट करते हैं, अब यहाँ में देखिए यहाँ एफ नहीं आएगा, और तो जी भी बड़ा है, जी से सी बड़ा है जी से, है ना, और सी बड़ा है बी डी से भी बड़ा है, तो बी आगे ई से बड़ा है, इसका मतलब सबसे बड़ा कौन होगा, यहाँ पे सी होएगा। उसके बाद यहाँ पे एफ आएगा, जी के बाद यहाँ पे क्या आएगा, जी के बाद यहाँ पे अब बी आएगा, बी के बाद यहाँ पे उसने बोला डी नहीं आ सकता, ये कंडीशन दी है, तो यहाँ आ गया डी। ई उसने बोला एंड में नहीं आएगा, तो ई आ गया यहाँ पे। अब एक लास्ट में बचा, तो लास्ट में क्या बचा हमारा ए, तो ए आ गया यहाँ पे। तो इस तरह से ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है सिस्टम। अब चलते हैं इसके क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं, सी एफ जी बी ई डी ए, तो हमारा क्या बना, सी एफ जी बी ई डी और ए, यही बना है, और ये है 170 सेंटीमीटर की हाइट। पहला क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग फोर्थ शॉर्टेस्ट पर्सन, चौथा सबसे छोटा व्यक्ति कौन है। चौथा सबसे छोटा व्यक्ति यहाँ पे बी है, चौथा सबसे छोटा व्यक्ति यहाँ पे कौन सा है, बी है, तो आंसर सी होगा। उसके बाद इफ द एफ हाइट इज 50 सेंटीमीटर, अगर एफ की ऊंचाई यहाँ पे लिखा हुआ है 50 सेंटीमीटर ज़्यादा है, जी की ऊंचाई से 50 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो जी से अगर 50 सेंटीमीटर ज़्यादा है तो इसकी कितनी हुई, 220 हुई। एंड द डिफरेंस ऑफ हाइट बिटवीन ई एंड एफ, और यहाँ पे लिखा हुआ है एफ की ऊंचाई के बीच का अंतर, और यहाँ पे ई और एफ की ऊंचाई, ई और एफ की ऊंचाई का अंतर 100 है, मतलब कि वो 100 कम ही होगा इससे, क्योंकि एफ बड़ा है। ये कितना होगा, 120। व्हाट इज द पॉसिबल हाइट ऑफ बी, तो बी की यहाँ पे पॉसिबल हाइट पूछा है कि बी की संभावित ऊंचाई क्या होगी, 120 से बड़ी होगी और 170 से कम होगी, ये 170 से ज़्यादा है, ये 120 से कम है, ये 180 है, ये 170 से भी ज़्यादा है, 135 है, ये सही है, 120 से ज़्यादा है, और 170 से कम है, तो यही होगा इसका आंसर, क्योंकि दूसरा 120 से भी कम है, ये नहीं होगा, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला पूछ रहा है हाउ मेनी पर्सन शॉर्टर देन द वन हु इज जस्ट टॉलर देन ई, पूछा है कि ई से ठीक लंबे व्यक्ति से कितने व्यक्ति छोटे हैं, ई से ठीक लंबा व्यक्ति कौन है, बी है, तो इससे कितने छोटे, 3 है यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या होगा, 3, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये रही, ये क्वेश्चन भी हमारे सॉल्व हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, ये देखो यहाँ पे अब आ गई पजल आ गई, तो ये लास्ट पजल है। अब हम क्या करेंगे सॉल्व, अब कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ब्लड रिलेशन का। लेकिन एक बार पजल्स को हम देख लेते हैं कि किस टाइप की पजल है। ये एक सिंपल पजल है, सिंपल भी नहीं कहेंगे, मतलब कि ये एक तरह की पजल है जिसमें फ्रूट्स दिए होते हैं, मतलब इसको करना होता है। ये एक तरह से पजल ठीक होती है, मतलब इस ऐसी पजलें ज़्यादा मुश्किल नहीं होती हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, पहले करते हैं किसको सॉल्व, पहले हम सॉल्व करेंगे अब अपने ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को। तो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन देखते हैं कितने नंबर पे था। ये अब अगला, ये जो है फ्लोर और फ्लैट बेस्ड पजल है, अगली पजल भी हमें पता लगी, फ्लोर और फ्लैट बेस्ड की पजल है ये। तो जो फ्लोर और फ्लैट बेस्ड की पजल होती है एज कम्पेयर टू जो दूसरी पजल थी लास्ट वाली, फ्लोर और फ्लैट बेस्ड की पजल थोड़ी सी ज़्यादा टफ होती है। तो पहले हम 36 से 40 वाले जो क्वेश्चन था वो वाली पजल सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम फ्लोर फ्लैट बेस्ड की पजल को सॉल्व करेंगे। ये चीज़ भी आपने ध्यान में रखनी है। तो ये आ गई अब हमारे पास ब्लड रिलेशन की पजल। तो चलिए सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, और ये रहा आपका समय स्टार्ट।
चलिए इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन है 10, 11, 12 और इसको भी सॉल्व कर लीजिए एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्यू इज दी ओनली डॉटर ऑफ आर। क्यू यहाँ पे कह रहा है ओनली डॉटर है आर की, तो ये रहा आर, इसकी ओनली डॉटर हम बना देते हैं क्यू को, ये बन गई ओनली डॉटर। आर हु इज द मदर इन लॉ ऑफ यू, मदर इन लॉ है यू की, ठीक है। तो यू हमें अभी पता नहीं है, जेंडर इसका पता नहीं है, मेल है या फीमेल है। इसका स्पाउस है, अगर वो मेल होगा तो इसका स्पाउस होगा, फीमेल होगा तो इसका स्पाउस नहीं होगा। तो इसका मतलब यू को हम यही रखते हैं। इससे आर और क्यू से रिलेटेड देखते हैं और क्या दिया हुआ है। एस इज द पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ क्यू नेफ्यू। क्यू का बारे में अगर दिया हुआ है कि क्यू के नेफ्यू की, एस क्या है, पैटर्नल ग्रैंडफादर है। पैटर्नल ग्रैंडफादर क्यू का नेफ्यू कौन होगा, इसका कोई सिबलिंग होगा, क्यू का कोई सिबलिंग होगा, उसका अगर वो ग्रैंडफादर है तो इसका मतलब क्यू का क्या हुआ है, फादर हुआ। क्यू का क्या हुआ, फादर हुआ। और आर का जेंडर तो हमें यहाँ से पता लग रहा था कि मदर इन लॉ है यू की, तो इसका मतलब आर क्या है, फीमेल है। तो इन दोनों का जेंडर भी आ गया। और एस के बारे में आगे देखते हैं हम क्या लिखा हुआ है। एस हैज 2 सन्स, एस के 2 सन है, इसका मतलब यहाँ पे भी एक सन होगा, इसको सिबलिंग बना देते हैं, ये 2 सन। वन डॉटर होगी क्यू एंड नो सिबलिंग्स। एस का यहाँ पे कोई भी सहोदर नहीं है, माने कि यही लिखा हुआ है यहाँ पे, एस के 2 पुत्र हैं, एक पुत्री है और कोई सहोदर नहीं है, कोई भी इसका सिबलिंग नहीं है। उसके बाद देखते हैं अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्स इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ टी। ये अगली लाइन इससे रिलेटेड पढ़ते हैं कि इससे रिलेटेड हमें क्या दिया हुआ है। यू इज दी मदर ऑफ वाई हु इज ए मैरिड मेल। उसके बाद डब्ल्यू इज दी अंकल ऑफ टी हु इज नॉट ए डॉटर ऑफ वी, यहाँ से भी नहीं पता लग रहा। पी इज दी आंट ऑफ वी, यहाँ से पता लग रहा है। और हु इज द सिबलिंग ऑफ क्यू एंड डब्ल्यू, तो क्यू और डब्ल्यू के सिबलिंग पता लग गई हमें, कौन है, पी सिबलिंग है। एक तो सिबलिंग वी हो गया और एक सिबलिंग क्या हो गया, डब्ल्यू हो गया। और पी आंट है, अगर इनकी पी आंट है तो पी आंट आर की बहन होएगी, एस की नहीं हो सकती क्योंकि एस का इसने कहा हुआ है कि कोई भी नहीं है इसका सिबलिंग। तो पी आ गया यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन के भी यहाँ पे पता लग गए। पी यहाँ पे क्या है, सिबलिंग है, तो सही से लिख देते हैं यहाँ पे, क्या ये आ गया वी यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसने क्या लिखा हुआ आ गया, डब्ल्यू इज द अंकल ऑफ टी हु इज नॉट ए डॉटर ऑफ वी। डब्ल्यू अंकल है टी का, जो कि डॉटर नहीं है वी की। तो अगर वी इसकी डॉटर नहीं है, तो अगर मैं टी को इसका डॉटर बना दूं, क्यू का डॉटर बना देते हैं, ठीक है। इसका अंकल बन गया टी। और टी के बारे में क्या लिखा है कि एक्स इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ टी। एक्स यहाँ पे सिस्टर इन लॉ है, तो इसका मतलब इस तरह से होगा कि टी का कोई भाई होगा, उसकी स्पाउस होगी एक्स, तभी ये इसकी क्या बनेगी, सिस्टर इन लॉ बनेगी, ठीक है। उसके बाद इसने लिखा हुआ है यू इज दी मदर ऑफ वाई। यू के बारे में, यू मदर है वाई की। हु इज ए मैरिड मेल, अब मैरिड नीचे कौन है, यहाँ पे यही है, तो वाई इसका मतलब यहाँ आएगा। इन दोनों की मदर यू है, लेकिन यहाँ तो क्यू है, इसका मतलब क्या है, यहाँ तो क्यू, यू मैं लगा नहीं सकता, तो फिर इसका मतलब यू कहाँ आएगा, यू यहाँ आएगा। यहाँ भी यू नहीं आ सकता क्योंकि टी अंकल है, डब्ल्यू अंकल है टी का, है ना, डब्ल्यू अंकल है टी का। तो इसका मतलब ये वाली लाइन जो है यहाँ नहीं आ सकती। वाई आ गया यहाँ पे क्योंकि ये बन गया एक्स और ये बन गया टी। उसके बाद यू कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। यू स्पाउस किसकी है, टी की, तो हटा देते हैं। और यहाँ पे क्या आगे बढ़ते हैं अब हमें क्या नहीं पता, यहाँ पे हमें टी का जेंडर नहीं पता है, तो टी का जेंडर देखते हैं। उसने कहा था डब्ल्यू अंकल है टी का, टी हु इज नॉट ए डॉटर ऑफ वी। डॉटर नहीं है तो यहाँ इसका मतलब अभी है तो वी का ही है, ये डॉटर नहीं है तो क्या होगा, सन होगा, जो इसका मतलब ये आ गया यहाँ पे प्लस का साइन। और ये बन गया हमारा ब्लड रिलेशन का पूरा ट्री। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व। चलिए इसके क्वेश्चन भी देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन है इसके। पहला क्वेश्चन है क्यू का रिलेशन है वाई के साथ, वाई क्यू का रिलेशन वाई के साथ पूछ रहा है यहाँ पे। तो क्यू और वाई का रिलेशन देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, क्यू और वाई, क्यू क्या है यहाँ पे उसकी आंट है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसमें से पूछ रहा है कौन सा ट्रू है। वी डॉटर है एस की, वी डॉटर है ही नहीं है, उसने कहा था वी तो वैसे भी डॉटर नहीं, वी तो वहाँ पे मेल है ना, वी तो मेल है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा ट्रू। वाई इज सन ऑफ एक्स, वाई सन नहीं है एक्स का,
ये भी हमें पता है। डब्ल्यू इज पीस नेफ्यू, तो डब्ल्यू यहाँ पे पी का नेफ्यू है, यही होगा इसका आंसर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पी ऊपर है, फर्स्ट जनरेशन में था तो सेकंड जनरेशन में डब्ल्यू था, तो ये इसका आंसर है सही। यहाँ पे दिया हुआ है वाई टी पी डब्ल्यू एस, फोर ऑफ द फॉलोइंग आर लाइक इन सर्टेन मैनर, ऑड वन आउट का क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित पांच में से चार एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और एक हमें अलग बताना है। ऑड वन आउट का क्वेश्चन है, कौन कौन से हैं, वाई टी पी डब्ल्यू एस। वाई टी पी डब्ल्यू एस में देखते हैं यहाँ पे, ये रहा वाई, ये रहा पी, टी, डब्ल्यू एस, सारे यहाँ पे मेल है इस पी को छोड़ के, तो मेल फीमेल का अंतर है यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया है। अब देखते हैं आगे हम, पहले में तो पहले जो पहला क्वेश्चन था वो तो था सीटिंग अरेंजमेंट का, ठीक है, वो सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था। आगे देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन, एक फ्लैट फ्लोर फ्लैट बेस की पजल है, तो एक ये बची है, दो ये सिंगल बेस्ड क्वेश्चन है, इसको भी देखें। कोडिंग टू कोडिंग का क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिए हैं, क्या आंसर यहाँ पे हट गया उसका, लेकिन हमने वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो अब आगे देखते हैं, अब सॉल्व करते हैं मंथ बेस की ये पजल को सॉल्व करते हैं। देखिए एक हमारे पास बची है सीटिंग अरेंजमेंट की क्वेश्चन, ठीक है, एक सीटिंग अरेंजमेंट का पजल बचा हुआ है, एक हमारे पास बचा है फ्लोर प्लस फ्लैट बेस का, एक ये है जो मंथ बेस पजल है, एक हमारे पास और है जो लास्ट में है 36 से 40 में, उसमें स्टेटमेंट ज़्यादा है उसकी, है ना, उसकी स्टेटमेंट ज़्यादा है। अब इन सबके कंपैरिजन में ये सबसे सही चॉइस है इसको सॉल्व करने की, पहले क्योंकि मंथ बेस पजल फ्लोर फ्लैट बेस पजल से ज़्यादा ईजी होती है। प्रीलिम्स में खासकर देखो, मेंस में कुछ नहीं कह सकते, वहां दिखता कुछ हो रहा होता कुछ हो रहा है, आपको शुरू में लगेगा ये तो मंथ बेस पजल है, लेकिन अंदर ऐसे फंसोगे कि पता नहीं लगेगा, ठीक है, वहां पे अलग चीज़ है। लेकिन प्रीलिम्स में फ्लोर फ्लैट बेस पजल है, सीटिंग अरेंजमेंट से मंथ बेस पजल ज़्यादा ईजी होती है। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, तो चलिए सबसे पहले इसको सॉल्व कीजिए एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी ये रहा आपके सामने एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 9 पर्सन्स हैं, ABCDEFGHAND I वर बॉर्न इन डिफरेंट मंथ्स में। जनवरी पहले दिया हुआ है, जनवरी के बाद है मार्च, के बाद अप्रैल, फिर मई, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और दिसंबर। ये दिए हुए हैं, 9 मंथ दिए हैं, 9 पर्सन है। उसके बाद बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर बैठे हैं, ठीक है। सी वॉज बॉर्न इन अ मंथ विथ 30 डेज, 30 डेज वाले में है। अब हमने पहले देखना है 30 डेज वाले वो होते हैं। अगर आपको अभी भी उंगलियों पे आप चेक करते हो कि 30 डेज है, तो अभी आपकी प्रैक्टिस कम है। या फिर आप ऐसा कर लीजिए, एक शॉर्ट ये याद कर लीजिए कि जब भी आपके सामने 30 डेज पूछेगा तो 30 डेज वाले क्या होते हैं, AG, सुनो, ए से क्या हो गया अप्रैल, ई से क्या हो गया जून, एस से सितंबर और एन ओ से नवंबर। ये आप याद कर लो, ये शॉर्ट छोटा सा ये ट्रिक याद कर लो। ए जी सुनो, ये सब क्या है, 30 डेज वाले हैं। सब क्या है, ये 30 डेज वाले। अप्रैल है यहाँ पे, ये रहा 30 डेज वाला। उसके बाद जून तो है नहीं यहाँ पे, सितंबर है यहाँ पे 30 डेज वाला। उसके आगे भी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि नवंबर नहीं है, तो सिर्फ दो ही है यहाँ पे 30 डेज वाले। उसके बाद यहाँ पे सी दिया हुआ है जो 30 डेज में बॉर्न है, तो सी कहाँ आएगा, या तो सी अप्रैल में होगा, दो ही केस बनेंगे तो दो केस बना लेते हैं। या तो सी कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। उसके बाद देर आर 2 पर्सनस बॉर्न बिटवीन सी एंड आई, सी और आई में 2 पर्सन है, तो आई कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। और यहाँ से दो, आई कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, मई में। आई वॉज बॉर्न इमीजिएटली आफ्टर ए मंथ हैविंग 31 डेज, आफ्टर ए मंथ हैविंग 31 डेज। अब यहाँ पे देखिए 30 के बाद आ रहा है, यहीं पे आ रहा है 31 के बाद, तो इसका मतलब सेकंड केस हमारा क्या हो गया है, रूल आउट हो गया है। सेकंड केस को हटा देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जल्दी ही ये रूल आउट हो गया है केस। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे ये कह रहा है बी वॉज बॉर्न इन अ मंथ हैविंग 30 डेज, तो बी एक ही बचा हमारे पास, तो बी अब यहाँ जाएगा सितंबर में। बी वॉज बॉर्न इमीजिएटली बिफोर एच, बिफोर एच है तो एच आ गया अक्टूबर में। डी वॉज बॉर्न 3 पर्सन, डी वॉज बॉर्न 3 पर्सन आफ्टर एफ। डी के बारे में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, डी का जन्म एफ से 3 व्यक्ति बाद हुआ है, तो 3 व्यक्ति बाद हुआ है डी का जन्म किससे, एफ से। एफ हु इज नॉट द ओल्डेस्ट, एफ जो सबसे बड़ा नहीं है, एफ सबसे बड़ा नहीं है, तो एफ किसका मतलब यहाँ होगा, एक जन्म, दो जन्म, तीन जन्म। और उसके बाद जुलाइया में कहाँ आ गया हमारा, डी आ गया, डी यहाँ पे आ गया। उसके बाद ए वॉज बॉर्न 4 मंथ बिफोर ई। अब यहाँ मंथ की बात हो रही है, यहाँ पे पर्सन की बात नहीं हो रही, मंथ की बात हो रही है। तो जनवरी और मई में देखिए 4 महीनों का गैप होता है, फरवरी मार्च अप्रैल, जनवरी, ठीक है नहीं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 4 महीनों और मई, 4 महीनों का गैप हो गया इसके बीच में। तो ए और ई आ जाएगा यहाँ पे, ए और ई यहाँ पे आ जाएगा। और जो बच गया, जी बच गया हमारा, तो जी आ जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से ये पजल भी सॉल्व होगी। अब इसके क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो पहला क्या दिया हुआ, हूँ अमंग द फॉलोइंग, अगस्त में कौन बॉर्न है, तो अगस्त में देख लेते हैं। अगस्त में यहाँ पे आई बॉर्न है, तो इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ई, यानी कि नन ऑफ दिस। उसके बाद हाउ मेनी पर्सन वर बॉर्न एफ एंड आई, एफ और आई के बीच में कितने व्यक्ति पैदा हुए हैं, एफ और आई के बीच में, ये रहा एफ, ये रहा आई, बीच में कितने हुए हैं, 3 पैदा हुए हैं। 3 आंसर होगा इसका, 3, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, एफ वॉज बॉर्न इन सितंबर, एफ तो सितंबर में बॉर्न नहीं है, वो तो सेकंड पे था, मार्च में था, तो एफ नहीं होगा। एच वॉज बॉर्न इन अक्टूबर, एच अक्टूबर में ही बॉर्न है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, एच का जन्म अक्टूबर में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 ना, नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिटवीन ई एंड जी, जितने ई और जी के बीच में है, यही पूछ रहा है, ई और जी के बीच में पैदा हुए व्यक्तियों की संख्या, और इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिटवीन, इन दो किसके बीच में है, तो 4 देखनी है, ADIGCH। तो सी और एच में देखिए 1 2 3 4, हाँ सी और एच में ही 4 बॉर्न है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हु वॉज बॉर्न 2 मंथ्स आफ्टर ई, ई के 2 महीने बाद कौन बॉर्न हुआ है, 2 महीने बाद, महीने क्या पूछ रहा है ई के, ई कहाँ पे है, ये है मई जून जुलाई, यानी कि डी बॉर्न हुआ है, इसका मतलब डी होगा इसका आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। देखिए कि बाकी अगर हम कोई भी पजल पकड़ते, वो इतनी जल्दी सॉल्व नहीं होती, ये पजल जल्दी सॉल्व होगी, क्योंकि मंथ बेस्ड पजल ज़्यादा डिफिकल्ट, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होती हैं। अब हमारे पास बचा है ये एक ऑड वन आउट क्वेश्चन बचा है, इसको भी अभी नहीं पकड़ेंगे, पहले कम से कम 2 और क्वेश्चन पजलों के सॉल्व करेंगे, तब इसको पकड़ेंगे। अब हमारे पास आगे ये क्वेश्चन हमने कर लिया ऑर्डर एंड रैंकिंग का। तो अब हमारे पास आ गया ये 36 से 40वां क्वेश्चन। अब देखिए एक क्वेश्चन ये है, अब चीज़ें देखिए, एक सिनेरियो क्या है, एक क्वेश्चन है पहला जिसमें रो बेस्ड पजल है, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, एक बीच में है,
जिसमें फ्लोर प्लस फ्लैट बेस्ड क्वेश्चन है, एक हमारे सामने है ये। अब देखिए, अगर आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी नहीं है और आपकी रीजनिंग स्किल अच्छी है, तो आप पहले सीटिंग अरेंजमेंट के या फ्लोर फ्लैट बेस्ड पजल के क्वेश्चन को पकड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपकी दोनों चीज़ें अच्छी हैं, रीडिंग अच्छी है, अगर आपकी रीडिंग स्पीड बहुत अच्छी है, तो ये क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होएगा एज कम्पेयर टू दोनों के। बाकी ये अपने अपने स्टाइल पर डिपेंड करता है। इस क्वेश्चन, अगर आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी है, तो ये क्वेश्चन में केसेस जो हैं ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होंगे, जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी पहले फ्लोर फ्लैट बेस पजल को सॉल्व करना चाहते हैं या रो बेस को सॉल्व करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। ज़्यादातर क्या होता है कि एग्जाम में स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा बड़ी होने के कारण ये क्वेश्चन वेरिएबल नहीं होता है। हम कोशिश करते हैं पहले सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो चलिए सबसे पहले सॉल्व करते हैं। हम कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे फ्लोर प्लस फ्लैट बेस्ड के क्वेश्चन को पकड़ते हैं। ठीक है, फ्लोर प्लस फ्लैट बेस्ड के क्वेश्चन को पकड़ते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। दूसरा रीज़न ये भी है इसको अभी पकड़ने का, पहले वो रो वाला नहीं किया। पहले हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कभी-कभी जब टाइम पास होता है, तो अगर हम थोड़ा-सा जिसका हमें हुआ होता है फ्लोर प्लस फ्लैट बेस का, ज़्यादातर बहुतों में हुआ होता है कि ये पता नहीं निकलेगा ही निकलेगा। तो वो क्या करते हैं, उसमें अगर एंड टाइम में उसको पकड़ते हैं, तो वो क्वेश्चन जो है गलत हो जाता है। इसलिए इसको थोड़ा-सा टाइम को अच्छा लेके हम चलते हैं, ताकि जो रो बेस्ड है या फिर वो जो दूसरा क्वेश्चन है, अगर हमारे पास टाइम होगा, वो फास्ट में भी हम उसको आराम से कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, ज़्यादातर एस्पिरेंट्स को थोड़ा-सा ऊपर नीचे का होता है, इसलिए थोड़ा-सा टाइम को रख के इसको हम सॉल्व करेंगे। मैक्सिमम टाइम इसका 2 मिनट 40 या 45 सेकंड होगा, तो कोशिश करनी है इसी टाइम पीरियड में ही इसको सॉल्व करने की। उम्मीद है कि आपने इस टाइम इंटरवल में इसको सॉल्व कर लिया होगा। चलिए अब इसके क्वेश्चन भी सॉल्व कर लीजिए एंड योर टाइम स्टार्ट्स। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को।
तो यहाँ में दिया हुआ है 10 पर्सन है, यहाँ पे 10 व्यक्ति हैं, यहाँ पे NOPQRSTUVNW, और ये 5 स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं, 5 मंजिला इमारत में रह रहे हैं, जिसमें ग्राउंड फ्लोर दिया हुआ है। तो इसका मतलब टॉप पे क्या होगा, सबसे ऊपर क्या होगा, 5वां होगा। तो लिख लेते हैं यहाँ पे ये 5 4 3 2 और 1। उसके बाद वही होता है कि ये जो फ्लैट होगा उसी के नीचे उसके सारे फ्लैट वाले होंगे, और वाई के नीचे सारे वाई वाले फ्लैट वाले होंगे। मेन अब इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्लैट एक्स इन वाई वेस्ट ऑफ फ्लैट वाई। जो फ्लैट एक्स है फ्लैट वाई के पश्चिम में है, तो पहले इसको बनाते हैं। ये रहा एक्स यहाँ पे, और ये आ गया वाई यहाँ, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे लिखा हुआ है अगली कंडीशन, 2 फ्लोर्स का गैप है बिटवीन एस एंड ओ के बीच में, 2 फ्लोर है एस और ओ के बीच में, और बोथ लिव इन डिफरेंट नेम्ड फ्लैट, और दोनों ही अलग अलग फ्लैट में रहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है एक चीज़ देखिए, एस लिव्स बिलो पी, एस यहाँ पे लिखा हुआ है पी के नीचे है बट नॉट इन द सेम नेम्ड फ्लैट, एस और पी में डिफरेंट डिफरेंट फ्लैट है। उसके बाद ओ नाइदर लिव्स 4th फ्लोर नॉर्थ 5th फ्लोर, तो ओ यहाँ पे ना ही 4th फ्लोर पर है ओ के बारे में, ना ही ये 4th फ्लोर पर है, ना ही 5th फ्लोर पे है। तो इसका मतलब ओ 3rd फ्लोर पे भी नहीं आ सकता, क्योंकि फिर 2 का गैप कैसे बनेगा, तो यहाँ पे भी नहीं हो सकता। ओ को अगर मैं 2nd फ्लोर पे रखता हूँ, ठीक है, अगर ओ को 2nd फ्लोर पे रखता हूँ तो एस 5th फ्लोर पे आएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एस लिव्स जस्ट बिलो पी, एस पी के नीचे आई, लेकिन ये तो यहाँ टॉप पे आ गया, तो इसका मतलब ओ यहाँ पे भी नहीं आएगा। ओ इसका मतलब क्या, यहाँ पे भी नहीं आएगा, तो ओ इसका मतलब कहाँ आएगा, 1st फ्लोर पे आएगा। ओ यहाँ पे कहाँ पे आएगा, सिर्फ और सिर्फ 1st फ्लोर में, तो 1st फ्लोर में ओ को रखते हैं। अब यहाँ पे ये भी चीज़ है कि हमें फ्लैट नहीं पता है कि फ्लैट कौन सा है उसका, तो फ्लैट का हमें यहाँ पे केस लेना पड़ेगा। तो यहाँ एक और केस ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे एक और केस ले लेते हैं। यहाँ पे एक बार तो ओ आ गया हमारा एक्स फ्लैट पे, एक बार ओ आ गया वाई फ्लैट पे, और एस कहाँ आएगा यहाँ पे, 2 छोड़ के ऊपर, यहाँ तो ये वाई में यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे ये आ जाएगा, दोनों को, हाँ 2 छोड़ के एस या यहाँ पे आ जाएगा, एक्स में आ जाएगा, ठीक है। ये भी हो गया। एस उसने लिखा था जस्ट बिलो पी बट नॉट इन द सेम फ्लैट, मतलब कि दोनों अलग अलग फ्लैट में है, तो पी आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे पी आ जाएगा यहाँ पे। ये हो गया हमारा केस 1, ये हो गया केस 2। एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पे देखिए एस और ओ के बारे में लिखा था कि उनको रखना कहाँ है, और एक चीज़ यहाँ पे लिखी थी ओ को कहाँ नहीं रखना। तो अगर हमें दो चीज़ें अगर हम क्लब करें कि जहाँ एक चीज़ की हमें कहाँ रखनी है और दूसरी चीज़ कहाँ नहीं रखनी है, इन दोनों चीज़ों को क्लब करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से पता लगेगा कि चीज़ें एक्चुअली में कहाँ जाएंगी, क्योंकि ओ से क्या हुआ, कहाँ नहीं रखना, वो चीज़ें कैंसिल आउट होगी, और फिर जो जगह बची वहाँ हमने ओ को रख दिया। तो इस तरह से पजल्स को, सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन या फिर कोई भी कितना का पजल हो उसको सॉल्व किया जाता है। अब बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे दिया हुआ है वी लिव्स इन वेस्ट ऑफ टी, वी वेस्ट ऑफ टी यानी कि वी टी ऐसे है। टी के बारे में दिया हुआ हु लिव्स जस्ट साउथ ईस्ट ऑफ एन, टी यहाँ पे क्या है, साउथ ईस्ट ऑफ एन है, कि वी टी के पश्चिम में रहता है तथा टी एन के ठीक दक्षिण पूर्व में रहता है। तो इसका मतलब एन कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है, एन यहाँ पे आएगा। अब एन को पुट करना पड़ेगा हमें, और आगे देख लो क्या लिखा हुआ है, यू लिव्स जस्ट अबव डब्ल्यू फ्लैट, यू यहाँ पे जस्ट अबव है डब्ल्यू फ्लैट के, दोनों सेम फ्लैट में होंगे और जस्ट अबव है, ठीक है। उसके बाद क्योंकि यहाँ से ऊपर लिखा हुआ है ना कि जो फ्लैट के ऊपर होगा, यहाँ तो उसने स्पेसिफाई कर दिया था कि सेम फ्लैट में नहीं है, यहाँ पे नहीं किया, तो इसका मतलब जो उसने ऊपर कंडीशन दी थी उसी के हिसाब से यू डब्ल्यू के ऊपर होगा। और क्यू लिव्स नॉर्थ ऑफ आर, क्यू भी नॉर्थ है आर के, ठीक है, ये भी क्या होंगे, एक ही फ्लैट में होंगे। इन दोनों चीज़ों को भी ध्यान में रखना है, और फिर हमने क्या करना है, इसको पुट करना है। तो चलिए इसको पुट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए एन वी टी यहाँ पे तो सिर्फ एक ही कंडीशन बनती है एन वी टी की, और कोई बनती नहीं। यहाँ पे देखिए अगर एन वी टी यहाँ आ सकता है 4th 3rd में, या तो 3rd 2nd फ्लोर में, तो पहले 4th 3rd में पुट करता हूँ एन वी, और ये आ गया टी। अब देखिए यू और डब्ल्यू कहाँ आएंगे, यहाँ यू और डब्ल्यू सेम सेम नहीं आ सकते, यहाँ आ सकते हैं, यू यहाँ आ गया और डब्ल्यू यहाँ आ गया, ठीक है, यू डब्ल्यू यहाँ आ गए। क्यू और आर नॉर्थ में होना चाहिए, यहाँ पे नॉर्थ तो है ही नहीं, ये तो उसके किस साइड है, ये तो उसके नॉर्थ ईस्ट वाली साइड चला गया ऊपर वाई। इसका मतलब ये कंडीशन हमारी फेल होगी एनवीटी की, इसको कैंसिल, इसको हटा दो। अब जो अगले फ्लैट फ्लोर थे 3 और 2 में, वहाँ पे रखेंगे एनवीटी को, ये रहा एन, ये रहा वी, ये रहा टी। यहाँ पे देखिए यहाँ पे यू और डब्ल्यू कहीं नहीं आ सकता, ये इधर भी गैप है, इधर भी गैप है, यहाँ पे भी नहीं आ सकता। तो इसका मतलब ये केस हमारा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। इस केस को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। यही एक केस बचा, इसको पुट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए यू डब्ल्यू कहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है यू डब्ल्यू, ये यू ये डब्ल्यू, और ये आ गया नॉर्थ में क्यू आर के।
तो सेकंड केस हमारा पास हो चुका है। तो इस तरह से एक फ्लोर प्लस फ्लैट बेस पजल को भी हमने सॉल्व कर लिया। तो चलिए अब इसके क्वेश्चंस भी देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन है यहाँ पे। हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स इन फ्लैट एक्स ऑफ सेकंड फ्लोर। फ्लैट एक्स ऑफ सेकंड फ्लोर में कौन रहता है? फ्लैट एक्स ऑफ सेकंड फ्लोर में वी रहता है। तो वी आंसर होगा इसका, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स लिव ऑन एन इवन नंबर फ्लोर। इवन नंबर फ्लोर में कौन रहता है? इवन नंबर फ्लोर यहाँ पे कौन सा है? 2 और 4 है। वी टी और एस यू। वी टी एस यू। वी टी एस और यू, यानी कि एस और टी दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इन दोनों को दिया हुआ, यही दोनों रहते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्या दिया हुआ है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लैट फ्लोर डस आर लिव। आर के बारे में पूछ रहा है, उसका फ्लैट और फ्लोर पूछ रहा है आर का। तो आर का क्या है यहाँ पे? आर है हमारा यहाँ पे पहले फ्लोर और एक्स फ्लैट पे। फ्लोर वन, ये रहा फ्लोर वन और फ्लैट एक्स, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाउ मेनी फ्लोर्स आर बिटवीन क्यू एंड द वन हु लिव्स जस्ट बिलो टी। क्यू और वह व्यक्ति जो टी के फ्लैट के ठीक नीचे रहता है, उसके बीच की कितनी मंजिलें हैं? तो कितनी मंजिलें हैं क्यू के और जो टी के नीचे रहता है? क्यू कहाँ पे है? ये रहा, और टी के नीचे ये रहता है। कितनी मंजिलें हैं? 1 2 3 मंजिलें हैं यहाँ पे। तो क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उसके बाद 3 दे दिया यहाँ पे, 3 होगा इसका, 3 आंसर है इसका। चलिए अगला बढ़ते हैं। ऑड वन आउट क्वेश्चन है। यू टी एस डब्ल्यू ओ। यू टी एस डब्ल्यू ओ में यू, ये रहा यू टी, ये एस डब्ल्यू मतलब सारे वाई की हैं, एक एस सी है जो एक्स फ्लैट का है। तो एक्स वाई फ्लैट का अंतर है यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी एस, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या निकला हमारा? ऑप्शन सी। तो फ्लोर प्लस फ्लैट बेस्ड क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हम करेंगे, अब कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? अब हम सॉल्व करेंगे रो बेस्ड क्वेश्चन का। रो बेस्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जो पहला क्वेश्चन था, अगर आपकी स्पीड अभी मैं कहूँगा बहुत अच्छी है, तो आप पहले अगर 36 से 40 वाला स्टेटमेंट को क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वो जल्दी निकलेगा एज कम्पेयर टू रो वाले क्वेश्चन के। स्टेटमेंट जिसकी ज़्यादा होती है उसका आंसर उतनी ही, उसमें केसेस उतने ही कम होते हैं, और बस पढ़ते जाना है और उसको पुट करते जाना है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं पहले। इस क्वेश्चन, क्योंकि अब वैसे भी सेक्शन बेस्ड टाइमिंग है, अब ऐसा है नहीं है कि आपने पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व किया उसके बाद मैथ करेंगे फिर वापस आएंगे। अब 25 मिनट है, 25 मिनट है अब आपके पास। तो अगर आपके पास टाइम बचता है तो आपने फिर जाना ही है उस क्वेश्चन पे, है ना। तो अगर आप इसको, अगर आपकी रीजनिंग स्किल बहुत अच्छी है, जल्दी इसको सॉल्व कर लेंगे आप, तो पहले 36 से 40 को कर लेना। लेकिन चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 को, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो चलिए इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लीजिए, एंड योर टाइम स्टार्ट।
चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। 14 है जो दो पैरेलल रोज में बैठे हैं, ए से जी तक बैठे हैं रो 1 में जो नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, और पी से वी तक बैठे हैं रो 2 में जो फेस कर रहे हैं साउथ की तरफ। ठीक है, और इस तरह बैठे हैं कि सब आमने सामने हैं। तो चलिए बना बना देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 4 5 6 7। ये रहा, ये करें हैं आमने सामने। ये कौन सी रो होगी? ये रो होगी 2। ये रो 2 है। और ये बनाते हैं 1 4 5 7। ये हो गई हमारी 2। यहाँ पे 5। ये हो गई हमारी रो 1 जो फेस कर रही है नॉर्थ की तरफ। ये फेस कर रही है साउथ की तरफ। या तो ये यहाँ पे राइट होता है, ये भी आपको पता ही है। ये इस साइड लेफ्ट होता है, नॉर्थ का इस साइड लेफ्ट होता है, और इस साइड होता है राइट। अब आगे क्या लिखा हुआ है? वी इज द ओनली इमीडिएट नेबर ऑफ एस। वी सिर्फ इमीडिएट नेबर है एस का, तो इसका मतलब क्या होगा? एस यहाँ पे एंड में बैठा होगा, या तो इस एंड में होगा या तो इस एंड में होगा। ठीक है, उसके आगे ये भी लिखा हुआ है कि टी सिट्स। एक चीज़ और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, हम ये लिख लेते हैं ए से जी तक बैठे हैं रो 1 में, और पी से ई तक बैठे हैं रो 2 में। ठीक है, तो अब यहाँ पे वी इज द ओनली इमीडिएट नेबर ऑफ एस, वो लिखा हुआ है टी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वी। टी यहाँ पे सेकंड है टू द लेफ्ट ऑफ वी। अब देखिए वी कहाँ आ सकता है? या तो वी आ सकता है यहाँ पे, या तो वी आ सकता है यहाँ पे। ठीक है, एस का ओनली इमीडिएट नेबर यही है, मतलब एस यहाँ पे कॉर्नर एंड में होगा, या तो राइट एंड में होगा, या तो लेफ्ट एंड में होगा। यहाँ पे देखिए टी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वी। यहाँ पे देखिए टी यहाँ आएगा, और यहाँ से अगर हम बात करें तो टी यहाँ आ ही नहीं सकता कहीं आगे, यहाँ पे खत्म है, एक ही है हमारे पास पोजीशन। तो इसका मतलब ये वाला वी को हम क्या करेंगे? कैंसिल आउट करेंगे। इस वी की हमें ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। वी की क्या है यहाँ पे? ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब टी क्या लिखा हुआ है? सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वी, या टी आ गया यहाँ पे, ये एस आ गया हमारा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे 2 पर्सन है, 2 पर्सन सिट बिटवीन टी एंड द वन हु फेस ई। यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि 2 पर्सन है, अगर हिंदी में पढ़ें इसको, कि टी वी के बाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, ये लिखा हुआ है टी और वह व्यक्ति जो एफ की ओर उन्मुख है के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, ये तो हमने पुट कर लिया, टी वी के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, इसको तो हमने रख लिया। टी और वह व्यक्ति जो एफ की उन्मुख है, मतलब एफ के सामने 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो टी यहाँ है 2, या तो एफ यहाँ होगा, तो 2 के बाद या तो एफ यहाँ होगा, इन दोनों में से किसी एक में एफ हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आगे ए सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन बी एंड सी। ए और सी हु सिट्स डायगनली अपोजिट टू आर, और सी डायगनली अपोजिट है आर के, यानी कि सी भी यहाँ पे, या तो सी अब यहाँ सी आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ आर आ नहीं सकता। इसका मतलब क्या है? सी यहाँ है तो आर यहाँ है, तो इसका मतलब ये भी आ गया। ठीक है, तो ये भी आ गया। और उसने कहा था ए सिट एग्जैक्टली बिटवीन बी एंड सी। ए अगर यहाँ आएगा तो बी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ए डज नॉट फेस वी। ए उसने बोला यहाँ नहीं आएगा, ए यहाँ नहीं आ सकता, इसका मतलब ए यहाँ आ गया। तो इसका मतलब अगर ए यहाँ आया तो ए और सी में, ए बिल्कुल बीच में बैठा है बी और सी के, तो बी कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे। एक एक का गैप है दोनों साइड, यहाँ आ गया। उसके बाद अब यहाँ पे एफ तो आएगा नहीं, तो इसका मतलब एफ यहाँ आएगा, तो एफ की पोजीशन भी फिक्स होगी। ये एफ को यहाँ रख लेते हैं, एफ की पोजीशन भी फिक्स होगी। उसके बाद जी फेसिस पी फेसिस डी। पी किसको फेस करा? डी को। पी यहाँ तो आ नहीं सकता, तो इसका मतलब पी यहीं आएगा, तो डी यहाँ आ गया। तो उसके बाद जी फेसिस द वन हु सिट्स जस्ट राइट ऑफ यू। जी उसको फेस कर रहा है जो राइट ऑफ यू है। यू यहाँ होगा तो ये जी यहाँ भी आ सकता है, यू यहाँ होगा तो जी क्या है? यहाँ पे भी आ सकता है, लेकिन इसने एक एंड में लिखा है ई डज नॉट फेस टी, यानी कि ई यहाँ नहीं आ सकता, तो ई तो यहीं आएगा। ये तो फिर यहीं आएगा, ई डज नॉट फेस टी, तो इसका मतलब यहाँ क्या बचा? यहाँ ही जी बचा, यहाँ जी, तो इसका मतलब यहाँ क्यू बचा, तो एंड में यहाँ क्या बचा? क्यू बचा, तो यहाँ आ गया क्यू। तो इस तरह से हमारा ये रो का सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। चलिए इसके क्वेश्चन भी देख लेते हैं, इसके क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। तो हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु फेसेस बी।
जो बी को फेस कर रहा है, इसके सेकंड टू द राइट में कौन बैठा है, क्यू बैठा है, तो क्यू आंसर होगा इसका आंसर बी, क्यू इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर लाइक, इसका मतलब ये कि ऑड वन आउट क्वेश्चन है। वी ए यू जी एफ, वी ए यू जी एफ, वी ए यू जी और एफ, ये कॉर्नर में बैठा है एफ, ये राइट एंड में बैठा है, तो इसका मतलब क्या है, एफ ही होगा इसका आंसर, ऑप्शन ई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड आर, जितने क्यू और आर के बीच में बैठे हैं व्यक्ति, सेम इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ, क्यू और आर के बीच में देखो पहले कितने बैठे हैं, क्यू और आर के बीच में एक दो तीन चार बैठे हैं, ठीक है, चार बैठे हैं। तो लेफ्ट ऑफ इसमें से किसके लेफ्ट में चार ही बंदे बैठे हैं, इसमें से किसके लेफ्ट में हमें देखना है कि चार ही बंदे बैठे हैं, तो पहला ऑप्शन जी है, जी में देखते हैं इसके लेफ्ट में कितने बंदे बैठे हैं, क्यू और आर के बीच में तीन बंदे बैठे हैं, चार नहीं तीन बंदे बैठे हैं, तो जी के लेफ्ट में भी एक दो तीन तीन बंदे बैठे हैं, तो पहला ही आंसर होगा इसका फिर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या दिया बोला था इसने, क्यू और आर के बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या के बाईं ओर बैठे व्यक्ति की संख्या के बराबर है, तो यहाँ पे देखिए क्यू और आर के बीच में तीन ही बैठे हैं, तो वही जी के भी लेफ्ट वाली साइड में कितने बैठे हैं, तीन ही बैठे हैं, तो यही इसका आंसर होगा। इफ यू इज रिलेटेड टू क्यू इन अ सर्टेन वे, बी इज रिलेटेड टू एफ, तो whom A इज रिलेटेड टू, U क्यू से रिलेटेड है और B F से रिलेटेड है, U क्यू से रिलेटेड है, U कहाँ है, ये यहाँ U, ये किससे रिलेटेड है, क्यू से रिलेटेड है, और B F से रिलेटेड है, और B F से रिलेटेड है। इन द सेम में A इज रिलेटेड टू, अगर एक ही का गैप चल रहा है या तो C होगा या तो B होगा, तो यहाँ C भी है B भी है, तो इसका मतलब कि आपको डायरेक्शन देखनी पड़ेगी हमें। इफ़ U इज रिलेटेड टू क्यू बाय सर्टन वे, B इज रिलेटेड टू F, U क्यू से किस साइड है, यू देखिए क्यू से क्या है लेफ्ट साइड है, और बी भी इससे क्या है लेफ्ट साइड है, तो ए के लेफ्ट साइड क्या सी है, तो सी आंसर होगा इसका ऑप्शन, क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन सी, सी होगा इसका आंसर, मतलब कि ऑप्शन कौन सा होगा इसका, ऑप्शन ई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर यू रिलेटेड है क्यू के, अगर यू रिलेटेड है क्यू के, इसी तरह से बी भी रिलेटेड है एफ के इन सेम वे टू हुम ए इज, तो पूछ रहा है ए रिलेटेड, तो यही होगा इसका आंसर, अगर यू रिलेटेड है क्यू के और बी रिलेटेड है किसके, एफ के, और बी एफ के सेकंड टू द लेफ्ट है, यू भी, यू की बात की है, यू यू के क्या है, ये भी सेकंड टू द लेफ्ट है, तो ए के सेकंड टू द लेफ्ट में क्या है, सी, सी आंसर होगा इसका। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सा ट्रू है, बी सिट्स डायगोनली अपोजिट टू एफ, डायगोनली तो है नहीं ये, मोर देन वन पर्सन सिट बिटवीन डी एंड जी, डी एंड जी के में मोर देन वन पर्सन है नहीं, एक ही पर्सन बैठा है। उसके बाद पी डज नॉट सिट जस्ट लेफ्ट ऑफ यू, पी जस्ट लेफ्ट ऑफ यू के कह रहा है नहीं बैठा है, पी डज नॉट सिट जस्ट लेफ्ट ऑफ यू, लेकिन वो तो बैठा है उसके, इसका मतलब ये चीज़ गलत लिखी है, क्या ये चीज़ गलत लिखी है, तो हमें सही बतानी है, मोर देन वन पर्सन सिट बिटवीन डी एंड जी, ये भी गलत गलत लिखी है ना ये, एफ सिट्स एट वन ऑफ एक्सट्रीम एंड, यही सही है, एफ एंड एक्सट्रीम एंड में बैठा है। तो चलिए अब हम सॉल्व करेंगे, जो सिंगल सिंगल हमारे क्वेश्चन बचे थे अब हम उनको पकड़ेंगे, अब हम उनको सॉल्व करेंगे। तो एक तो हमारा ये बचा हुआ है, तो चलिए समय हो चुका है आपका अब इसको सॉल्व करने का स्टार्ट। तो सॉल्व करते हैं इसको, इन द नंबर, ये नंबर दिया हुआ हमें, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ द डिजिट्स हैव द सेम नंबर ऑफ डिजिट्स बिटवीन दैम बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन इन द नंबर सीरीज। तो यहाँ पे वही देखना होता है कि नंबर सीरीज के हिसाब से क्या ये पोजीशनें आपस में वैसे बैठे हैं कि नहीं है, जैसे कि यहाँ देखो दो से तीन ये आ गया, ठीक है, दो से तीन, ये दो के बाद ही तीन आता है, उसके बाद चार के बाद ये देखो चार पाँच छः सात आठ नौ, दूसरा ये हो गया, और कौन सा है यहाँ पे, तीन से पाँच भी है, ये देखो तीन से पाँच भी है, तीन हो गए, और उसके बाद सात से आगे कोई है नहीं, चार से यही था नौ, आठ से बड़ा हो जाएगा छोटा, तो सात छः पाँच चार, तो तीन ही है यहाँ पे और कोई है नहीं, तो तीन आंसर होगा इसका, इसका क्या आंसर होगा, ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ढूंढते हैं अब, अगला क्वेश्चन ये तो हमने कर लिया ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन देखते हैं जो सिंगल हमारा एक ये बचा हुआ है, तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए यहाँ पे फोर लेटर मीनिंगफुल वर्ड बनाने के लिए कह रहा है कौन कौन सा। पहला वर्ड है एफ, दूसरा वर्ड बोल रहा है उठाओ, सेकंड वर्ड उठाओ यानी कि ई, उसके बाद सेकंड के बाद थर्ड यानी कि एल, उसके बाद सिक्स वर्ड कौन सा है यहाँ पे आई, ये उठाओ और इसने बोला आई, तो इनसे अब मीनिंगफुल वर्ड बनाओ। तो चलिए FELY फैली, यहाँ से पहला तो एक लग रहा है लाइफ, लाइफ बन गया, तो फाइल भी बन गया, तो दो वर्ड बन गए यहाँ पे। तो इसने क्या दिया हुआ है अगर एक से ज़्यादा वर्ड बन जाएंगे तो मार्क जेड एज योर आंसर, तो जेड यानी कि ऑप्शन ई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगाना है, अगर आपसे बस जल्दी जल्दी से इसका आंसर कोशिश करनी है, अगर निकल गया तो निकल गया, नहीं तो अगर बहुत सी ज़्यादा कोई डिफिकल्ट वर्ड टाइप का बन जाए तो ज़्यादा टाइम भी बिल्कुल नहीं लगाना है इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन चल करते हैं। अब ये हमने कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं सही से, अब बचा है हमारा एक और था, और है सिंगल क्वेश्चन ऑड वन आउट का। हाँ तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो ऑड वन आउट हमसे पूछ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे पहले देखिए दिया हुआ LRU के, दूसरा दिया DGJSUDFTOKNN एक बार सारे वर्ड्स को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। अगर आप सारे वर्ड्स को पढ़ लोगे तो देखना ऑटोमेटिकली आपका दिमाग आपको आंसर तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। एकदम से अगर ऐसे कुछ भी सोचो कि हाँ भाई कहीं चार का डिफरेंस है, पांच का डिफरेंस तो नहीं है, ये तो नहीं है, वो तो नहीं है, उससे आंसर निकलने में टाइम लगता है। एक बार जरूर पहले रीड आउट कर लीजिए जो जो भी ऑप्शन है। अब यहाँ पे देखिए रीड आउट करने के बाद अब देखते हैं यहाँ पे जैसे LRU के, एस के देखो, एस के बाद टी यहाँ पे है, के बाद एल है, टी के बाद यहाँ पे यू है, एन के बाद ओ है, ए के बाद पी है, बीच में भी देख लेते हैं RSTU +3 हो रहा है, GHIJDEF यहाँ पे +2 हो रहा है, इसका मतलब ये सबसे अलग है। यहाँ पे KLMN, यहाँ पे भी PQRS, तो इसका मतलब ऑड वन आउट कौन सा है यहाँ से, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखिए 35 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो चुके हैं, ये बहुत ही अच्छा एक थ्रेशोल्ड कहें या एक बहुत अच्छा अटैम्प्ट है रीजनिंग का। लेकिन अभी भी टाइम हमारे पास बचा है, यहाँ पे अभी भी हमारे पास कितना टाइम बचा है, 3 मिनट तक, अभी तक हमारे पास 3 से 3.5 मिनट ज़्यादा टाइम हमारे पास अभी बचा हुआ है। तो इसमें अब यहाँ पे आपको अब लास्ट जो बची है, अब आपकी रीडिंग स्पीड यहाँ पे मैटर करेगी, और बस आपको देखना है और इनपुट करना है, और ये आंसर पजल आपकी बिल्कुल आराम से सॉल्व हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
चलिए स्टार्ट आंसरिंग दिस क्वेश्चंस आल्सो रिलेटेड टू दिस पजल। तो एंड टाइम स्टार्ट्स। चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी। 7 पर्सन है यहाँ पे, MNOPQRNS। 7 पर्सन है यहाँ पे, रो में बैठे हैं, ऑल ऑफ देम फेस टूवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 पर्सन हैं। ईच ऑफ देम लाइक डिफरेंट फ्रूट्स, एप्पल, बनाना, मैंगो, सबको अलग अलग फ्रूट पसंद है, ऑरेंज, ग्रेप, पाइनएप्पल, वाटरमेलन। के बाद आर सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट, आर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ओ हु लाइक्स मैंगो। ठीक है। आर सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, द वन हु लाइक्स बनाना, सीट एट एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द रो। यहाँ पे देखिए, पी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक्स ग्रेप्स, ओनली 2 पर्सन सिट्स बिटवीन एन एंड क्यू, आर डजंट लाइक वाटरमेलन, एस सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ आर। ये है, काफ़ी गैप है यहाँ पे, इसको हम पुट कर सकते हैं। आर यहाँ पे क्या है, फोर्थ है टू द लेफ्ट ऑफ आर के, तो यहाँ पे एस आर के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। तो अब यहाँ पे देखिए, आर कहाँ आएगा, आर इसी एंड एंड साइड में आएगा कहीं, या तो आर यहाँ आएगा तो 1 2 3 4, या तो आर एंड में आएगा तो 1 2 3 4। अब इससे रिलेटेड कहीं और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, यहाँ आर से लिखा हुआ है आर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ओ। आर थर्ड है किसके, राइट ऑफ ओ के। ठीक है, तो ओ के राइट, इसका मतलब आर कहाँ आ सकता है, आर को भी हमने देखना है यहाँ पे, एस सिट्स, ये देखिए एस सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ आर। अगर मैं आर को यहाँ पे देखो, यहाँ पे रखूँ, एंड पे आर को नहीं रख सकता मैं, क्यों नहीं रख सकता, क्योंकि आर आगे ही राइट में बैठा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे क्या है, आ सकता है। तो यहाँ पे और क्या दिया हुआ है, और कोई देखते हैं आर से हम, जिससे हमें आर की पोजीशन पता लगे। आर सिट सेकंड टू द लेफ्ट, हाँ लेफ्ट वाली देखनी है, आर सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। तो आर को देखिए सेकंड, यहाँ पे आर आ ही नहीं सकता, यहाँ पे भी आर नहीं आ सकता, आर सिर्फ यहीं आ सकता है, आर सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। अगर आर यहाँ आया तो अब एस को पुट करना आसान है, 1 2 3 4, एस आ जाएगा एंड में। ठीक है, नहीं एस आ जाएगा एंड पे। ओ को पुट कर देते हैं, आर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ओ। तो इसका मतलब क्या है, राइट ऑफ ओ के बैठा हुआ है, ओ कहाँ जाएगा, यहाँ पे आएगा, ओ यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ओ हु लाइक्स मैंगो, जिसको क्या पसंद है, मैंगो पसंद है, ये भी पुट कर दिया हमने। उसके बाद बनाना ऐसे बोला एक्सट्रीम एंड में आएगा, उसको रखते हैं पी। यहाँ पे लिखा हुआ है पी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक्स ग्रेप्स। ग्रेप्स के थर्ड टू द राइट में बैठा है, ग्रेप्स यहाँ, तो 1 2 3, एक यहाँ, तो 1 2 3 यहाँ पी आ नहीं सकता, मतलब यहीं पी आ सकता है, और ये आ गया यहाँ पे ग्रेप्स, ग्रेप्स भी आ गया। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन एन एंड क्यू, एन और क्यू, ये दो क्यू, तो ये एन आ गया, एक बच गया हमारा, कौन सा बच गया अब, एम बच गया, तो एम आ गया यहाँ पे। उसके बाद द वन हु लाइक एप्पल सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एन, सेकंड टू द राइट ऑफ एन, यानी कि एप्पल आ गया यहाँ पे। एन के बारे में लिखा है, ना ही इसको वाटरमेलन पसंद है, ना ही पाइनएप्पल पसंद है, तो वाटरमेलन यहाँ पे नहीं आएगा। और आर का भी लिखा हुआ है कि आर को भी वाटरमेलन पसंद है, इन दोनों में वाटरमेलन नहीं आएगा। ठीक है, तो वाटरमेलन और बनाना ही एंड में आएंगे, एक जगह लिखा है ना वाटरमेलन, नहीं आया, बनाना एंड में आएगा, एक्सट्रीम एंड में। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है, ये भी पुट कर लिया हमने। उसके बाद एस डजंट सिट टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक्स बनाना, एस जो है डजंट सिट टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक्स बनाना। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे, अब वाटरमेलन तो इन दोनों में नहीं आएगा, मतलब वाटरमेलन, इसका मतलब एस वाटरमेलन आएगा, और एंड में आ जाएगा यहाँ पे बनाना। यहाँ पे आ गया वाटरमेलन, यहाँ पे आ गया हमारा बनाना, और क्या बचा, वाटरमेलन और बनाना आ गया दोनों। अब पाइन एप्पल, उसने बोला था एन को पाइन एप्पल नहीं आएगा, एन डजन लाइक पाइन एप्पल, है ना, एन को पाइन एप्पल नहीं पसंद है, तो यहाँ पाइन एप्पल आ गया।
तो एक फ्रूट बच गया हमारा, कौन सा बच गया, फ्रूट बच गया हमारा ऑरेंज। ऑरेंज हमारा आ गया यहाँ पे, क्या आ गया, ऑरेंज। तो इस तरह से ये पजल भी हमारी सॉल्व हो गई है। तो चलिए इसके क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज फ्रूट पी लाइक, पी को कौन सा फ्रूट पसंद है, पी को एप्पल पसंद है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग लाइक्स वाटरमेलन, वाटरमेलन किसको पसंद है, वाटरमेलन पसंद है एस को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सिट एन एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट में एस बैठा हुआ है, यहाँ पे ऐसा ही नहीं, कहीं इसका नन ऑफ दिस आंसर होगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें से ट्रू कौन सा है। यहाँ पे थर्ड नंबर पे हिंदी का नहीं दिया हुआ, तो मैं हिंदी का इसका बोल देता हूँ आपको कि इसका हिंदी का क्या बनेगा। क्या लिखा हुआ है इंग्लिश में, एट सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स ग्रेप्स, तो होगा कि एस यहाँ पे जिसने अंगूर पसंद किए हैं उसके बाई और दूसरे स्थान पर बैठा है, ऐसे ही बनेगा। चलिए पुट कर देखते हैं हम कौन सा ट्रू है। यहाँ पे पी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक्स मैंगो, पी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक्स मैंगो, मैंगो के बहुत दूर है, पी सेकंड टू द राइट में नहीं है, तो ये नहीं है, ये गलत है। ओ एंड एम आर में इमीडिएट नेबर, तो बिल्कुल सही है, ओ एंड एम इमीडिएट नेबर्स है। एट सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स ग्रेप्स, ग्रेप्स के एस सेकंड टू द लेफ्ट में है बैठा हुआ, ग्रेप्स के एस सेकंड टू द लेफ्ट में बिल्कुल बैठा हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सेकंड एंड थर्ड, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द वन हु लाइक्स एप्पल टू द वन हु लाइक्स बनाना, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द वन हु लाइक्स एप्पल टू द वन हु लाइक्स बनाना। ठीक है, तो केला पसंद करने वाले व्यक्ति से सेब पसंद करने वाले व्यक्ति का स्थान क्या है, सेब पसंद करने वाले से देखना है हमें। तो सेब पसंद करने वाले से सेब ये रहा, उसके क्या है इमीडिएट, बनाना के इमीडिएट लेफ्ट में है, तो इमीडिएट लेफ्ट होगा इसका आंसर, ऑप्शन ई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक बाएं बैठा हुआ है ये। तो ये 40 क्वेश्चन देखिए, इस तरह से अगर हम क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करेंगे, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर पाएंगे अच्छी एक्यूरेसी के साथ, मैक्सिमम या 100% मैं कहूँ एक्यूरेसी के साथ हम इन क्वेश्चंस को कवर कर पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 40 क्वेश्चंस करना 25 मिनट में बहुत ही मतलब मोर देन एफिशिएंट, क्योंकि 40 क्वेश्चन को 40 क्वेश्चन के 40 अगर हम कर देते हैं 25 मिनट में, तो बहुत ही ज़्यादा एज आउट हो जाएंगे हम उसके मैथ में, क्योंकि 20 मिनट होंगे, 20 मिनट में क्वेश्चंस सबसे मिले जुले ही प्रकार से होंगे, फुल अटैम्प्ट मैथ का नहीं बचने वाला है, लेकिन अगर रीजनिंग के फुल अटैम्प्ट बच जाते हैं तो ये बहुत ही वो एक ओवर एज होगा, एक अच्छी पोजीशन होगी आपकी इस एग्ज़ाम में। तो ऐसे ही क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करेंगे हम, जितने भी क्वेश्चन हैं इस क्वेश्चन को ऐसे ही अटैम्प्ट करेंगे। जो साथ में एंड में जो पजल्स थी उसको आप देख सकते हैं कि कौन से किस तरह से, जो सबसे ईजी वन है वो पहले करेंगे, उसके बाद उस आस्ता आस्ता बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन को पहचानना भी है, जैसे किस तरह हमने क्वेश्चन को पहचाना भी, साथ साथ देखा हमने कि ये फ्लोर फ्लैट पेज पजल है, ये पजल है, ये पजल है, मंथ वाली पजल है, तो उस तरह से हम पकड़ेंगे ताकि हमें ज़्यादा आसानी हो आगे आगे जिस तरह हम बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर एंड से स्टे ट्यून विद अस। और हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ जो आरआरबी पीओ प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ जोड़ लीजिए, ताकि उनको भी एग्ज़ाम का जो लेवल है वो पता लग जाए कि किस तरह से एग्ज़ाम लास्ट टाइम 2024 में रीजनिंग सेक्शन का किस तरह से आया था। तो चलिए अब मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।